अशोक, सम्राट अशोक एक ऐसे राजा की कहानी जिसने एक युद्ध के कारण पूरा अपना जीवन ही बदल डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक से सम्राट अशोक और महान अशोक तक बनने की बात। जी हाँ, तो साथियों सभी को जोहार। मैं हूँ रंजीत कुमार। रंजीत सर क्लासेज में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कलिंग युद्ध के कारण और इस युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए एपिसोड के तौर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कलिंग युद्ध के कारण और उसके जीवन पर प्रभाव। भारत के इतिहास में कलिंग युद्ध एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसने न केवल एक महान सम्राट अशोक के जीवन को बदल दिया बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति, राजनीति और धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाला। यह युद्ध केवल भूमि और सत्ता प्राप्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जिसने हिंसा और रक्तपात के स्थान पर अहिंसा, धर्म और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। कलिंग युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अशोक ने अपने जीवन की दिशा बदल दी और भारतीय इतिहास को एक नई पहचान दी। तो सबसे पहले हम लोग कलिंग के बारे में बात करेंगे। कलिंग यानी कि आधुनिक उड़ीसा। कलिंग के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं आप लोग को। कलिंग वर्तमान समय के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भाग में स्थित एक शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य प्राचीन काल से ही अपने सामरिक और आर्थिक महत्व के कारण प्रसिद्ध था। कलिंग की स्थिति सामुद्रिक तट पर होने से यह व्यापार और नौसैनिक शक्ति का भी केंद्र था। यही कारण है कि मौर्य सम्राट अशोक की दृष्टि इस समृद्ध राज्य पर पड़ी। मौर्य साम्राज्य उस समय उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपना विस्तार कर रहा था, किंतु कलिंग एकमात्र ऐसा स्वतंत्र राज्य था जिसने मौर्य शासन के अधीन आने से इनकार कर दिया। कलिंग का स्वतंत्र अस्तित्व अशोक के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के लिए चुनौती था। तो सबसे पहले हम लोग कलिंग युद्ध के कारण के देखेंगे। अगर कलिंग युद्ध के कारण को, अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो केवल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसको क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप पॉइंट वाइज भी इसको लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज करके इसको लिख सकते हैं। जैसे कलिंग युद्ध का कारण, तो इसमें पहला कारण हो जाएगा, आप लोग दे सकते हैं, राजनीतिक कारण। मौर्य साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैल चुका था, लेकिन पूर्वी भारत में कलिंग स्वतंत्र था। अशोक चाहता था कि संपूर्ण भारत एक शासन के अधीन हो। कलिंग का स्वतंत्र रहना उसकी महत्वाकांक्षा के मार्ग में बाधा था। सामरिक कारण, दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग लिख सकते हैं, सामरिक दृष्टिकोण से भी ये जो कारण है इसको हम लोग देख सकते हैं। कलिंग की स्थिति सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था, जहां से समुद्री व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता था। अशोक के लिए कलिंग पर अधिकार स्थापित करना सामरिक दृष्टि से अनिवार्य था। तीसरा कारण जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं, आर्थिक कारण। कलिंग का व्यापारिक और आर्थिक महत्व बहुत बड़ा था। समुद्री मार्गों पर इसका नियंत्रण था और यह राज्य धान, मसाले, अन्य वस्तुओं का निर्यात करता था। मौर्य साम्राज्य को इस संपन्न राज्य पर अधिकार चाहिए था ताकि उसकी आर्थिक स्थिति और बढ़ सके। साथ ही साथ बहुत सारे किताबों में हाथियों की प्राप्ति का भी एक कारण बतलाया गया है। आर्थिक दृष्टिकोण से वो भी आपका महत्वपूर्ण है। अगर चौथा कारण में अगर हम लोग देखेंगे तो अशोक का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अशोक एक महत्वाकांक्षी शासक था। अपने साम्राज्य को संपूर्ण भारत तक फैलाना उसकी महत्वाकांक्षा थी। कलिंग का स्वतंत्र रहना उसकी साम्राज्यवादी नीति को अधूरा बनाता था। तो इस प्रकार से हम लोग चार कारण इसको दिखला सकते हैं। साथ ही साथ कलिंग युद्ध का जो वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है और अशोक सम्राट बना 269 ईसा पूर्व में और वो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़े। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि अशोक सम्राट कब बना, किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, या कलिंग युद्ध का जो तिथि है वो भी पूछा जाता है। तो अब हम लोग कलिंग युद्ध का विवरण के बारे में बात करते हैं कि कलिंग युद्ध का स्वरूप कैसा रहा, किस प्रकार से ये युद्ध लड़ा गया। कलिंग युद्ध अत्यंत भयानक और रक्त रंजित था। अशोक ने लाखों सैनिकों के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग के लोगों ने भी बहादुरी से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की, किंतु मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना के सामने वो थोड़ा सा भी टिक नहीं सके। इतिहासकारों के अनुसार
इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और असंख्य लोग घायल और बेघर हो गए। कलिंग की धरती लाशों और खून से लाल हो गई। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन इसकी त्रासदी ने अशोक के मन के भीतर तक झकझोर दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पूरा युद्ध भूमि जो था वो पूरी तरह से लाल था, एकदम रक्त रंजित था। जहाँ भी पैर रखते वहाँ पर ही खून, अशोक खून से पूरा लथपथ था। किसी का सिर कटा हुआ है, किसी का एक हाथ कटा हुआ है, किसी का एक पैर कटा हुआ है और चीख पुकार पूरा मचा हुआ है। अशोक जब अपने एक सैनिक के पास जाता है तो देखता है एक सैनिक बोलता है पानी पानी का आवाज़ सुनता है। अशोक दौड़ के जाता है और अपने सैनिक को पानी पिलाता है, लेकिन वो पानी पीने से पहले ही वो मर जाता है। अशोक के गोद में ही वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन मरते मरते उसने एक बात अशोक को कह के गया। ये कहा कि महाराज, अब तो आप खुश हैं ना, एक और राज्य हमने जीत लिया, अब तो आप खुश हैं, एक मगध साम्राज्य में एक और राज्य जुड़ गया। यह घटना भी अशोक को पूरी तरह झकझोर के रख दिया। उसके बाद अशोक ने उसी समय इस घटना के बाद पूरी तरह से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली। और चलिए फिर आगे देखते हैं कि इस युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो युद्ध के बाद जब अशोक ने चारों ओर शवों के ढेर और रोते बिलखते परिवार देखे तो उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने सोचा कि यह सब केवल उसकी महत्वाकांक्षा और युद्ध प्रियता के कारण हुआ। इस युद्ध ने उससे गहरे मानसिक संताप में डाल दिया। युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने महसूस किया कि हिंसा केवल विनाश लाती है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत अहिंसा, करुणा, सत्य और सहिष्णुता ने उसे नई दिशा दी। वह स्वयं को धर्माशोक कहने लगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। उसने धर्म विजय का मार्ग अपनाया, अर्थात युद्ध और बल से नहीं बल्कि धर्म, नैतिकता और प्रेम से लोगों के हृदय जीतने का प्रयास किया। अशोक ने समाज में अनेक सुधार किए। उसने पशु बलि पर रोक लगा दी, अस्पतालों और चिकित्सालयों की स्थापना की, लोगों के कल्याण के लिए कुएं और सड़कें बनवाई। उसने दया, करुणा और भाईचारा को बढ़ावा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसके दूत नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान और यूनान तक गए। अशोक ने भारत को बौद्ध संस्कृति का केंद्र बना दिया और यह धर्म विश्व भर में फैलने लगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे कि कलिंग युद्ध का जो प्रभाव था वो अशोक पर पूरी तरह से उसके जीवन को किस तरह से बदल दिया, इसमें हम लोग और आगे देख सकते हैं। पहली बार एक महान सम्राट ने युद्ध और हिंसा को से तौबा कर ली। धर्म, अहिंसा और मानवीय मूल्यों को शासन का आधार बनाया। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ और एशिया के अन्य देशों तक पहुंच गया। अशोक ने शासन को जन कल्याणकारी बनाया, जिससे कि जनता का जीवन बेहतर हुआ। कलिंग युद्ध ने यह संदेश दिया कि वास्तविक युद्ध से नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय और विश्वास को जीतने से होती है। अगर हम लोग कलिंग युद्ध का निष्कर्ष देखेंगे तो निष्कर्ष में हम लोग ये पाते हैं कि कलिंग युद्ध भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट से धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया। यदि यह युद्ध न हुआ होता तो शायद अशोक भी अन्य राजाओं की तरह केवल युद्ध और विजय के लिए ही याद किया जाता, किंतु कलिंग युद्ध के बाद उसने जो परिवर्तन अपनाए उससे वह इतिहास का सबसे महान और प्रिय सम्राट बन गया। कलिंग युद्ध ने यह सिखाया कि हिंसा का अंत केवल विनाश है, जबकि अहिंसा, करुणा और धर्म ही वास्तविक शांति, समृद्धि का मार्ग है। अशोक का यह रूप आज भी हमें प्रेरणा देता है कि शक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य जन कल्याण और मानवता की सेवा में करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कलिंग युद्ध के कारण, कलिंग युद्ध का स्वरूप और कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझे। यह वीडियो आपका क्लास 12 से लेकर आपका अन्य कंपटीशन के लिए भी आपका काफ़ी उपयोगी साबित होगा और आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।